गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्लास 10 का। जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, नन कॉपरेशन मूवमेंट, किस तरह से नन कॉपरेशन मूवमेंट चला, गांधी जी का क्या सोच था और क्यों गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद। देखिए, शहरों में तो बहुत सारा असर पड़ा नन कॉपरेशन मूवमेंट का, लेकिन कंट्री साइड में जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर भी असर पड़ा। इसमें भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। जैसे आसाम में जो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक थे, लेबर थे, उन लोगों के लिए लगा कि नहीं, नन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने अपने अलग अलग तरीके से थिंकिंग था लोगों का, हर मजदूर वर्ग, कॉमन मैन अपने तरह से नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो अलग अलग तरह से थिंकिंग करने लगे। क्योंकि बहुत सारा चीज उस जमाने में बहुत सारा चीज मैसेजिंग सही पूर्वक नहीं हो पाता था। तो आसाम के जो लेबरर, जो चाय बागान के जो बंधुआ मजदूर थे, उनके अनुसार उनको लगा कि नहीं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इसके द्वारा अब हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी और गांव में जाएंगे तो हम लोग को वहाँ ज़मीन भी मिलेगी और रहने का घर भी मिलेगा। इस तरह का सोच वो लोग पाले और इसमें उन लोगों ने जो बागान से निकल कर बाहर जाने की कोशिश की और इसके कारण जो है उनका बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने प्रताड़न भी किया। उसी तरह से अवध में देखिए कि अवध में के जो किसान थे उन लोगों ने भी अलग तरह से आंदोलन किया। बाबा रामचंद्र ने, जो फिजी से आए हुए लेबर थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, अवध किसान सभा का, और वहाँ के जो जमींदार जो थे, जो तालुकदार थे, जो बहुत ज़्यादा उनसे लगान वसूलते थे, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और जबरदस्त आंदोलन। लेकिन कहीं कहीं वो आंदोलन जो हिंसक भी रहा। अवध किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी देखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश में जो थे वहाँ भी कुछ ट्राइबल्स वर्ग ने आंदोलन स्टार्ट किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने वहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो राइट्स के लिए, ट्राइबल के राइट्स के लिए वहाँ पर भी आंदोलन स्टार्ट। इसलिए देखते हैं कि तरह हर जगह जो है अलग अलग तरीके से नन कॉपरेशन मूवमेंट का रूरल एरिया में भी या गांव के एरिया में भी आंदोलन हुआ। आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया। अब देखिए, ये आंदोलन लंबा समय तक चला। कांग्रेस में भी कुछ ग्रुप बन गया, कांग्रेस में भी कुछ दो ग्रुप हो गए। कुछ लोग नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि भाई हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नहीं, किसी तरह से हम लोग को प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हम लोग को फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी है। तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कांग्रेस में एक वर्ग बना और उन्होंने स्वराज पार्टी नाम का एक कांग्रेस में वर्ग बना और इसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये चाहते थे कि भाई प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इसके सख्त खिलाफ है। जो यूथ वर्ग था उसका, ये लोग नहीं चाहते थे किसी तरह का प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। किसी भी टोरी गवर्नमेंट बनता है इंग्लैंड में, और यहाँ पर साइमन कमीशन भेजा जाता है। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन भेजा गया था चूंकि यहाँ पर सही पूर्वक जो है राइट्स देने की बात थी, यहाँ पर इलेक्शंस की बात थी। लेकिन साइमन कमीशन में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, वो सब अंग्रेज थे। इसलिए यहाँ पर गो बैक साइमन का नारा लगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था, 1928 में,
और गो बैक साइमन गो बैक का नारा लगा। और इसको चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, सब लोगों ने इसका साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। उसी तरह लाहौर अधिवेशन, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। और इस लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की, पूर्ण स्वराज की बात की। और उनका कहना था कि 26 जनवरी से 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस, हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पूर्ण स्वराज की बात की कांग्रेस के इस अधिवेशन में। इस बीच में बहुत सारे प्रयास हुए अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जो यूथ वर्ग था, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, ये पूर्ण स्वराज की बात की, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। गांधी जी को अब लगा कि नहीं, अगर हमको अगर एक मास मूवमेंट खड़ा करना है तो उनको कॉमन चीज को लेकर कोई मास मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। और उनको एक अपॉर्चुनिटी इसमें लगा, किसमें लगा? सॉल्ट। सॉल्ट जो था एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बनाने का एक साधन है। देखिए, उस वक्त ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज सरकार थी, सॉल्ट पर अच्छा खासा टैक्स लगता था। सॉल्ट पर टैक्स लगता था, जो सॉल्ट जो कॉमन लोगों के लिए, कॉमन लोग के खाने का, हर व्यक्ति सॉल्ट के बिना कोई भी खाना अधूरा है, तो सॉल्ट पर टैक्स लगता था। खाने में सॉल्ट जरूरी होता है और सॉल्ट पर टैक्स लगता था। इसको गांधी जी ने को लगा कि नहीं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और उन्होंने इसी को देखते हुए 11 पॉइंट मेमोरेंडम दिया। लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन को 11 पॉइंट मेमोरेंडम दिया, जिसमें एक सॉल्ट की बात नहीं थी, मजदूरों की बात थी, जो लैंडलेस लेबर है उनकी बात, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है उनकी बात थी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग की बात थी, और भी जो लोग कॉमन पीपुल के जो सॉल्ट की बात थी। मैंने 11 पॉइंट मेमोरेंडम जो है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को दिया कि भाई इन पर आप इनको देखिए, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, जो मजदूर से संबंधित है, किसान से संबंधित है, लैंडलॉर्ड से संबंधित है, इंडस्ट्री से संबंधित है, इन लोगों की प्रॉब्लम है। ये 11 पॉइंट मेमोरेंडम दिया ताकि आप इसको सॉर्ट आउट करें, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। पहले गांधी जी ने 11 पॉइंट मेमोरेंडम दिया, बट इरविन रिलक्टेंट टू डू इट। इरविन इस पर ध्यान नहीं दिए, और इस मैटर पर नहीं ध्यान देने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन स्टार्ट किया, जिसका नाम था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है साबरमती से दांडी तक का उन्होंने पदयात्रा किया, उसके साथ पूरे ग्रुप उनके साथ चला। कांग्रेस के भी बहुत सारे मेंबर, हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और दांडी में जाकर उन्होंने नमक को तोड़ा। विभिन्न जगहों पर ये आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन चला, जो सॉल्ट मार्च, यस, इसको सॉल्ट ब्रेक मूवमेंट कहिए। ये पूरे कंट्री में हर जगह लोगों ने नमक बनाया, और अपने से नमक बनाया, और जो नमक कानून था उनको तोड़ा। देखिए, अब नन कॉपरेशन, अब यहां बात आती है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर यह हो जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं, एक तो सहयोग नहीं हुआ, दूसरी बात, अब हम आपके बनाए गए कानून को भी नहीं मान रहे हैं, हम आपके कानून को भी तोड़ रहे हैं। जैसे सॉल्ट बनाना आप कानून के विरुद्ध था, आप सॉल्ट बनाइएगा तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हमने सॉल्ट बना के दिखाया कि किस तरह से हम सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी धरती है, हमारा समुद्र है, हमारा
जिसका इतना बड़ा ज्योग्राफिकल समुद्र का इलाका है, वो लोग नमक पर टैक्स लग रहा है, नमक नहीं बना सकते हैं। तो ये इन्होंने दिखाया कि नहीं, हम लोग अपने स्वयं नमक बनाएंगे, और इस तरह से सॉल्ट ब्रेक मूवमेंट, नमक कानून को तोड़ा गया। जगह जगह अरेस्ट किया गया, जगह जगह गिरफ्तारी हुई, और ये आंदोलन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी लंबा चला। लेकिन इस आंदोलन में बहुत लोग का एक्सपेक्टेशंस था, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे लैंडलेस लेबर हो, चाहे जो माइनिंग में काम करने वाले मजदूर हों, हर वर्ग का लोग इसमें, हर वर्ग के लोग का अपना अपना एस्पिरेशंस था, डिमांड था, इसलिए हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए थे। ये आंदोलन भी काफी लंबा चला। लेकिन कुछ पार्टियां जो है, जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी, ये इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रही। कुछ पार्टियां जो है अलग रही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पूरे इंडिया में इस आंदोलन का सपोर्ट किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी लंबा चला, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि इस आंदोलन में शिथिलता पैदा हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। कुछ अरेस्ट, जो आंदोलनकारी अरेस्ट हो जाने के कारण, या फिर आपसी जो है इंडस्ट्रिस्ट हुए या लेबर हुए, उनमें हर वर्ग के लोग थे, तो कुछ वर्ग में ही मतभेद होने के कारण जो है इसमें शिथिलता आ जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कई कमजोर होने का क्या क्या कारण था। ठीक, थैंक यू।